जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, बड़ी खबर के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं और सवाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ बहुत बड़ा और बहुत गहरा ये है कि भारत अब सिर्फ इंडो पैसिफिक तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अब ये कहें कि मेडिटेरेनियन तक अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस जो है वो लिखने वाला है। ग्रीस, साइप्रस, इजराइल, एक्सिस ने इंडिया को 3+1 फ्रेमवर्क का इन्विटेशन दिया है और यहीं से एक नया पावर गेम शुरू होता है। और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, जहां टर्की अपनी जो मसल फ्लैक्स है वो करता हुआ नजर आ रहा है, जहां एनर्जी राउट्स और अंडर सी केबल्स और जो नेवल डोमिनेंस है उसका खेल पहले से ही चल रहा है, वहां अब भारत की एंट्री का जो है वो सिग्नल मिलता नजर आ रहा है। इसमें कई सारे बड़े सवाल निकल कर आ रहे हैं जिस पर हम आज की चर्चा करने वाले हैं और इस चर्चा पर मेरे साथ मौजूद हैं उमेश जी। इनसे पूरे इस एंगल को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो इजराइल ने भारतीय कंपनियों को इनविटेशन दिया है, जो उनका मेगा मेट्रो प्रोजेक्ट है, उसकी भी बात हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले उमेश जी, बहुत स्वागत। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अम्बर जी। जय सिया राम। उमेश जी, जो ये हो रहा है, सबसे पहले तो जो मेडिटेरेनियन कॉर्ड की बात करते हैं, मेड कॉर्ड, इसका क्या, हम इसको किस तरह से देखें? क्या ब्लूप्रिंट है? अब भारत को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले समझना चाहिए कि आजकल जो भी ट्रेड एग्रीमेंट हो रही है, जनवरी 3 के बाद अब सब लोग को समझ में आ गया है कि ट्रेड एग्रीमेंट के साथ आपको डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी करने की जरूरत है। जब से अमेरिका ने निकोलस मदुरो को वेनेजुएला से उठाया है, कोई भी ट्रेड डील बिना स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप से नहीं हो पा रही है। अब डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से बढ़कर मल्टीलैटरल डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसमें भारत और इजराइल के बीच में हम ये देख रहे हैं कि ट्रेड जो है अभी इंडियन रुपीस में करने की बात हो रही है। दोनों नेशंस आर ट्राइंग टू साइन द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एज वेल। और भारत और इजराइल के बीच में ह्यूमन कैपिटल के ऊपर भी बहुत समझौता हो चुका है, जिसमें अराउंड 1 लाख इंडियन वर्कर्स जो है इसराइल में काम करने के लिए गए हुए हैं। भारत और इसराइल के बीच में स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप भी हो रही है। भारत ने अराउंड 78,400 करोड़ का जो मिसाइल सिस्टम्स है, लोरा मिसाइल, 500 मिसाइल्स का ऑर्डर दिया है। और उसके बाद इसराइल ने अपनी जो डोमेस्टिक वेपन मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत में शिफ्ट करने की बातचीत कर चुकी है। स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप की तरफ बात हो रही है। अब क्या हो रहा है कि जब एक तरफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो चुका है, अब मल्टीलैटरल जो डिफेंस पार्टनरशिप है उसमें बातचीत हो रही है, जिसमें शेयर्ड इंटरेस्ट, शेयर्ड म्यूचुअल अग्रीमेंट्स, उसको लेके कॉमनैलिटी ऑफ फैक्टर्स में लेके एक मेडिटेरियन कोड बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें जो दुश्मन है सात चारों कंट्रीज का, इसराइल, इंडिया, ग्रीस और साइप्रस का, वो टर्की है। टर्की आज जो अरब, जो आप ये भी देख लीजिए, वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट में एक इस्लामिक नेटो बना रहा है। वो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के साथ मिलकर इस्लामिक नेटो को फॉर्मलाइज कर देगा मार्च के बाद। और उसमें इजिप्ट, जॉर्डन और बाकी बहुत सारे देशों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। सबको मालूम है इसराइल और हमास के बीच में प्रॉब्लम चल रहा है, इसराइल और ईरान के बीच में प्रॉब्लम चल रहा है। अरब स्टेट जो है वो इसराइल से अपनी हार भूले नहीं है। और इसराइल ने और टर्की के बीच में हिस्टोरिकली अच्छे रिलेशंस रहे हैं, पर जब से एर्दोगन आए हैं इसराइल और टर्की के बीच में प्रॉब्लम चालू हो गए हैं। टर्की चाहे तो अगर अगली बार अगर कोई इसराइल और अरब वॉर होता है जिसमें कलेक्टिवली जो अरब स्टेट्स है इसराइल के ऊपर हमला करते हैं, वो 7 टाइप के हमले होते हैं, 7 फ्रंट वॉर था। और अगर टर्की भी उसमें शामिल हो जाता है तो इसराइल के लिए एक एग्जिस्टेंशियल खतरा है। और टर्की के पास सारे एम्यूनिशन भी हैं, फायर पावर भी है, ड्रोन्स भी है उसके पास। उसकी जो डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड भी है, और उसके पास एम्यूनिशंस और लार्ज मैन पावर और फायर पावर की कोई कमी नहीं रह गई है। इससे डरकर अब इसराइल ने एक तरह से काउंटर अलायंस बनाया है मेडिटेरियन में, जिसमें ग्रीस और साइप्रस को उन्होंने पहले इंक्लूड किया। ग्रीस और साइप्रस का
दोनों का प्रॉब्लम है टर्की के साथ। अब टर्की में जो नॉर्दर्न साइप्रस का जो भाग है वो टर्की के कंट्रोल में है, और प्रधानमंत्री मोदी अभी साइप्रस जाके विजिट भी करके आए थे उस बाउंड्री लाइन में। ग्रीस के साथ भी हमारे जो संबंध है वो सुधरते जा रहे हैं। ग्रीस के जो डिफेंस मिनिस्टर है वो भारत आ चुके हैं और उन्होंने बात की थी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमको करनी चाहिए। ग्रीस भारत से डिफेंस इक्विपमेंट भी लेने को तैयार है। अब सबसे बड़ी बात है, ये जो मेडिटेरियन कॉर्ड जो बनेगा एक तरह से आंसर होगा अगेंस्ट द टर्किश लेड इस्लामिक नेटो अलायंस। टर्की खुद एक तरह से खलीफा बनना चाहता है। इट वांट्स टू हैव द लीडरशिप रोल इन द अरब वर्ल्ड। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल को समझ में आ गया है कि इस इक्वेशन में भारत को लाना भी जरूरत है, क्योंकि अगर भारत आ जाता है तो एक जो जो पावर होता है इन तीनों ब्लॉक का मल्टीफोल्ड राइज होता है, क्योंकि भारत के पास सारी एक तरह से कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और सब कुछ है कि वो तीनों नेशंस को एक साथ लेके चल भी सकता है और उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ा देगा। भारत के अच्छे भी की रिलेशंस भी है बहुत सारे अरब नेशंस के साथ। इवन सऊदी अरेबिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप है, कतर के साथ भी है, जॉर्डन के साथ भी है, ओमान के साथ है। तो भारत को अगर लेके आया जाए इस अलायंस के अंदर तो वो लेवरेज कर सकता है कि ताकि जो कलेक्टिव अरब स्टेट्स है प्लस टर्की फ्यूचर में इसराइल के ऊपर अटैक ना करे। ये एक तरह से इसराइल ने इंश्योरेंस के हिसाब से भारत को लेके आ चुके हैं। सेकेंड, आप ये देखिए, ये जो मेडिटेरियन कॉर्ड होगी उसके अंदर नेवल और एयर एक्सरसाइज की बात हो रही है, अनमैन्ड जो सिस्टम्स हैं उसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जो गेम्स हैं उसकी बात हो रही है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग और जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, इंटेल शेयरिंग, उसके ऊपर भी एक तरह से रोबस्ट मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है, ताकि हम एक तरह से कलेक्टिव थ्रेट फ्रॉम पाकिस्तान एंड टर्की उसको हम एक तरह से एड्रेस कर सकते हैं। इसका एक तरह से आप ये देखिए, मेडिटेरियन में भारत ने अपना जो परचम है वो बैठा दिया है। मतलब इंडिया हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द मेडिटेरियन। पहले भारत का कोई उधर वजूद नहीं था और सडनली आप देखिए जैसे ही हमने आईमैक को प्रपोज किया, आईमैक का जो रूट है वो एक तरह से इसी कॉरिडोर के थ्रू जाएगा और इसका जो यूरोप में जो उसका एंडिंग पॉइंट है वो ग्रीस के अंदर वो पोर्ट है। तो भारत चाहता है कि ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है इसको एक तरह से फॉर्मलाइज किया जाए और इस्लामिक नेटो को वीकन किया जाए और वहां से सऊदी अरेबिया को निकाला जाए, क्योंकि भारत को मालूम है जिस दिन अगर सऊदी अरेबिया निकल जाता है उस इस्लामिक नेटो से तो इस्लामिक नेटो खत्म हो जाएगा। तो इसी मद्देनजर इस्लामिक नेटो को कमजोर करने के लिए भारत इस इक्वेशन में आ गया है और इस भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार मोहम्मद बिन सलमान की भी जान बचाई है और मोहम्मद बिन सलमान हैज हाई रिगार्ड्स फॉर मोदी जी। ये एक तरह से इंश्योरेंस प्रीमियम है, एक समझ लीजिए। Israel has gone for a very good hedge against the potential Arab unity that may attack them in the future. अंबर जी, आवाज सुन पा रहे हो उमेश जी? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ आपको। आपको मेरी आवाज? जी उमेश जी, यस, यहाँ से तो ये तो साफ हो जाता है कि अब एक सवाल ये भी निकल कर आता है कि क्या भारत जो है वो मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच एक साइलेंट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने जा रहा है, और साथ ही साथ जो अंकारा के जो इस्लामिक नेटो की बात हो रही है उस सपने को दिल्ली और जो तेल अवीव और ये सब को बात करें वो एक साथ मिलकर चैलेंज कर रहे हैं तीनों ही, अगर हम इनको बात करते हैं। देखिए भारत तो अपना जो रोल है मिडिल ईस्ट में एक्सपेंड ही करता जा रहा है। अभी यूएई के जो प्रेसिडेंट है भारत आए थे और उन्होंने जब भारत में आए 2 घंटे की बातचीत की है और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से फ्यूचर में इसमें यूएई भी जुड़ सकता है, पॉसिबिलिटी है। यूएई के अलावा इसमें फ्रांस के भी जुड़ने के आसार लग रहे हैं। क्योंकि अब देखिए इसके अंदर जो नेशंस है यूएई है, ग्रीस है और भारत है, वो फ्रेंच रफाल एयरक्राफ्ट लेते हैं
अब ये सिनर्जीज है। भारत जो है, भारत, व्हाट भारत ब्रिंग्स टू द टेबल, भारत ब्रिंग्स इट्स कॉन्टैक्ट्स, भारत ब्रिंग्स इट्स गुडविल, इट्स ट्रस्ट। और इसके हिसाब से ये जो रोबस्ट इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगा, इंटेलिजेंस शेयरिंग होगा, इट विल हेल्प ऑल द नेशंस। और ये एक तरह से कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑफ ऑल द ग्रुप इसमें काम आने वाला है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसराइल ने भारत की जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है उनको इनवाइट किया है कि आप हमारे मेट्रो स्टेशंस को डेवलप करने के लिए आप बिड करिए। ये जो प्रोजेक्ट है $50 बिलियन का प्रोजेक्ट है। ये आप समझ लीजिए कि अब हमारे और इसराइल के बीच में डिफेंस पार्टनरशिप से ज्यादा अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी इंडियन कंपनीज को उधर अलाउ कर रहे हैं। अब हमारे जो अदानी जी है उन्होंने हाइफा पोर्ट ऑलरेडी ले चुके हैं, जिसके कारण हमारे और इसराइल के बीच में मैरीटाइम संबंध स्ट्रांग होते जा रहे हैं। अब इंडिया जो है एक तरह से इसराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। और पीयूष गोयल जी इंडियन कंपनीज को एक तरह से प्रोत्साहन दे रहे हैं कि आप इसराइल में जाके उनके मेट्रो स्टेशन के डेवलपमेंट के लिए बिड करिए। ये एक $50 बिलियन की अपॉर्चुनिटी है। और मेरा मानना यह है कि ऑलरेडी इंडियन वर्कर्स भी उधर जा रहे हैं। भारत को एक तरह से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी मिलेगा इसराइल की गवर्नमेंट से। तो एक तरह से विन विन पार्टनरशिप होने वाली है फॉर एवरीवन। रमेश जी, यहाँ पर आपने बिल्कुल सही बात कही है, लेकिन अब बात यह है कि जिस तरह से हम दोनों ही देशों के बीच में ये संबंध आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, क्या डिफेंस के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात की है कि इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक वेपन है वो बनता जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं दोनों में ही हमारा डिफेंस तो है, साथ ही साथ अब इंफ्रा भी उसमें ऐड होता जा रहा है। और साथ ही क्या आईमैक जो है सब ट्रेड कॉरिडोर नहीं बल्कि ये कहें कि सिक्योरिटी कॉरिडोर बनने जा रहा है। सब कुछ बनेगा इसके अंदर, एक लॉजिस्टिकल गेटवे बनाने की कोशिश की जा रही है, ऑल्टरनेटिव टू द सुएज कैनाल। और जो आईमैक है उसका एक भाग सऊदी अरेबिया से भी गुजरता है और भारत और सऊदी अरेबिया के संबंध अच्छे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि इंडिया आईमैक को ऑपरेशनलाइज करना चाहता है, उसमें इन्वेस्टमेंट चाहता है और इसमें उसको मिडिल ईस्ट के अंदर एक एक्टिव भूमिका निभाने की जरूरत है। अगर इसराइल के अंदर भारत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकता है एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस, तो सऊदी अरेबिया भी भारतीय कंपनीज को इनवाइट करेगा कि वो सऊदी अरेबिया में आके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें, क्योंकि सऊदी अरेबिया इज ऑल्सो लुकिंग फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नॉन ऑयल रेवेन्यूज के ऊपर फोकस है और 2030 के विजन के अनुसार वो अपनी रेवेन्यूज को बढ़ाना चाहता है फ्रॉम नॉन ऑयल सेक्टर्स लाइक टूरिज्म, एआई, रिन्यूएबल। और भारत इज अ कॉमन डिनोमिनेटर इन एवरीथिंग। अब आईमैक को अगर आपको इंडियन मिडिल ईस्टर्न यूरोपियन कॉरिडोर को अगर ऑपरेशनलाइज करना है और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स चाहते हो तो भारत को एक्टिव डिप्लोमेसी खेलनी पड़ेगी, क्योंकि मिडिल ईस्ट में भारत के पास चाबार पोर्ट का जो ऑपरेशन है भारत ने सीज कर दिया, क्योंकि अमेरिका ने भारत के ऊपर प्रेशर डाल दिया है। अब इट इज टाइम फॉर इंडिया टू एक्टिवली परस्यू इट मिडिल ईस्टर्न पॉलिसी। मिडिल ईस्टर्न और मेडिटेरियन को जोड़ के आईमैक को ऑपरेशनलाइज करना चाहिए। साथ में इसके लिए अगर आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, डिफेंस कंपनीज, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सब बढ़ाने की जरूरत है। ऑल आउट अप्रोच करने की जरूरत है। इसी के बाद आप देखेंगे सबको बेनिफिट्स लगेगा, सारी कड़ियां जुड़ती जाएगी। अब आईमैक के अंदर आप देखिए ग्रीस को जोड़ना है, भारत जोड़ सकता है, साइप्रस को भारत जोड़ सकता है, इसराइल को भारत जोड़ सकता है, सऊदी अरेबिया को भारत जोड़ सकता है, यूएई को भारत जोड़ सकता है, जॉर्डन को जोड़ सकता है। हर जगह कॉमन डिनोमिनेटर क्या है? भारत है। जबकि इसराइल और अभी सऊदी अरेबिया टॉकिंग टर्म्स में नहीं है। और ये भी बात समझ लीजिए, एक कॉमन जो ट्रस्टवर्दी एलाई है सब लोगों का, वो भारत है। तो भारत अपनी एक्टिव डिप्लोमेसी परस्यू कर रहा है, जिसके कारण वो मेडिटेरियन और मिडिल ईस्ट दोनों में एक तरह से एक्टिव प्लेयर बन रहा है। इस्लामिक नेटो, इविल इस्लामिक नेटो लेड बाय टर्की एंड पाकिस्तान, उसको काउंटर भी करेगा और बाकी जो अरब नेशंस है उनको इनके ट्रैप में फंसने नहीं देगा। यूएई बच चुका है, यूएई को समझ में आ गया कि इस इस्लामिक नेटो में उनको कोई फायदा नहीं है। ओमान भी समझ चुका है।
अब बाकी जो नेशंस है जैसे इजिप्ट है, जॉर्डन है, कतर है, इन सब के साथ भी भारत बातचीत कर रहा है ताकि वो इस्लामिक नेटो के अंदर ना जा सके। सऊदी अरेबिया ने तो ये अलायंस इसके लिए बनाया क्योंकि पाकिस्तान को उसको $4 बिलियन देने थे और $4 बिलियन निकालने के लिए उन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया। असल में क्या है, पाकिस्तान की जो 25,000 की फोर्सेस है उनको सऊदी अरेबिया अपने यहाँ रखवाली के लिए बुला रहा है, और अगर हुती रेबल्स ने उनके ऊपर फायर किया तो फर्स्ट लाइन ऑफ कैजुअलिटीज है वो पाकिस्तानी सोल्जर्स लेने वाले हैं। इट इज नॉट अ सिक्योरिटी एग्रीमेंट एज पाकिस्तान पोर्ट्रे कर रहा है। इट इज लाइक कि सिक्योरिटी गार्ड जो आपके बंगले के बाहर खड़े रहते हैं ना, वो चौकीदारी करने के लिए, वैसे उनको बुलाया गया है। और एक और एक चीज आप देख लीजिए, सऊदी अरेबिया has actively funded Pakistan's nuclear program in 1970s, और इसी के लिए बताया जाता है कि पाकिस्तान के पास जितने भी न्यूक्लियर आर्सेनल है वो सऊदी के हैं, पाकिस्तान सिर्फ केयर टेकर है। तो ये भी एक एंगल आप देखते रहिए। अब इस सिक्योरिटी एग्रीमेंट के द्वारा सऊदी अरेबिया जो है अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स जो पाकिस्तान में स्टोर्ड है वो वापस सऊदी अरेबिया मंगाने वाला है। ये एक तरह से एक्टिवली मुझे नजर आ रहा है। अंबन जी, काफी आपकी अहम आवाज नहीं आ रही। कही, और हम बिल्कुल काफी अहम बात है। और हालांकि खबरें ये भी हैं कि सेम न्यूक्लियर फैसिलिटी सऊदी अरेबिया में भी बन चुकी है जैसा कि पाकिस्तान में है, और हो सकता है कि सारा कुछ वहां पर हम ट्रांसफर होते हुए देखें। जो डील भारत सॉरी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में हुई है, और सबके इनिशियल रिपोर्ट तो आ ही रही थी कि दोनों के बीच में शायद पाकिस्तान ने अपने पाव किलो के जो पम है वो बेच दिए। और अब अगर हम इस पूरे उसकी बात करते हैं जिस खबर पर आज हम चर्चा करें, आज भारत को इनविटेशन मिला है, कल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, और मेडिटेरेनियन जो एंट्री सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं बल्कि ये कहना चाहिए कि पावर प्रोजेक्शन है। सवाल ये नहीं कि भारत ज्वाइन करेगा या नहीं, लेकिन सवाल ये है कि क्या दुनिया अब भारत को ग्लोबल स्टेबलाइजर के रूप में देखने लगी है, और अगर हाँ तो क्या भारत इस मोमेंट को एक हिस्टोरिक टर्न बनाने में सक्षम हो पाएगा। और साथ ही जो गेम मेडिटेरेनियन का है, और भारत जो है पहली बार बोर्ड पर नहीं बल्कि सेंटर पर यहाँ पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो ये बड़ा अपडेट है और बड़ी आज की ये चर्चा। इस पर उमेश जी हमारे साथ जुड़े। उमेश जी, आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम। जय श्री राम उमेश जी।